नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैं अपने ड्राइंग एंड पेंटिंग के विद्यार्थी की ओर मुखातिब हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक ड्राइंग एंड पेंटिंग लिया है, तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि आखिर ये ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला है क्या? अर्थात सबसे पहले ये जानें कि कला क्या है। वैसे कला की सबसे सिंपल या सरलतम परिभाषा अगर दी जाए तो वह है किसी भी कार्य में कुशल होना, उसे कुशलता से करना ही कला है। अब वो भले ही पाक शास्त्र हो, खाना बनाना भी एक तरह की कला कहा जा सकता है अगर उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से कुशलता से अगर बनाया जाता है तो वो भी एक तरह की कला है। अगर कोई चोर बहुत सलीके से कुशलता से चोरी करता है, अर्थात अपने काम को इस तरह से अंजाम देता है कि बड़ी सफाई से वो बच निकलता है और किसी को पता ही नहीं लगता, तो वो भी एक तरह की कला ही कहलाएगी। ये एक अलग सा और एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है कला के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चोर अगर किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है और नाखून से धीरे धीरे अगर वो एक छोटा सा छेद बनाकर और उसको धीरे 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 कुचलता हुआ वहाँ से दीवार का मसाला हटाता हुआ एक बड़ा सा छिद्र बना लेता है, ऐसा छिद्र कि जिसमें से वो आसानी से अंदर जा सकता है, तो ये भी उसका एक कलाकर्म ही कहा जाएगा। क्योंकि ये कलाकार जो चोर है, ये इतनी सफाई से उस मकान के पिछवाड़े से छिद्र की रचना इस तरह से करता है कि वो अंदर की तरफ बहुत छोटा और बाहर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दृश्यमान है, और ऐसा कि किसी को बिना पता चले वो भली प्रकार अंदर चला जाए और वापस भली प्रकार निकल के भी आ जाए, तो वो एक साधना के तहत इस कार्य को करते हुए एक अच्छा सधा हुआ कलाकार कहा जा सकता है। तो इस उदाहरण से आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि काम चाहे कोई भी हो, वो अगर बहुत सलीके से और मनोयोग से और योग्यता के साथ सुरुचिपूर्ण तरीके से किया जाता है तो वो कलाकर्म कहलाता है। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर कांच की खिड़कियों के निर्माण तक कला का विकास क्रम रुका नहीं, बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वे आगे बढ़ा चला है। उसे जब भी कुछ भी मिल सका, उसके माध्यम से सृजन कार्य निरंतर चलता रहा। कितने ही माध्यमों का वह अब तक प्रयोग कर चुका है। पहाड़ों को काटकर दिवालियों का निर्माण किया गया, पत्थरों को जोड़कर एक से एक नयनाभिराम मंदिर उसने बना दिए, उनकी भित्तियों पर विभिन्न प्रयोग किए और ताड़पत्र, छाल, कपड़ा व कागज़ आदि जो कुछ भी उसे मिला, उसने उसे ही सृजन का माध्यम बना लिया। सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक अवस्था में उसने गुफा की दीवार पर भित्तियों पर चित्रों का निर्माण किया, और इन गुफा चित्रों के बाद भी उसकी यह प्रवृत्ति लगातार बनी रही। वह नई नई संभावनाएं लेकर हमारे समक्ष आता रहा है। वर्ण, रूप एवं
पोत के क्षेत्र में उसने अनेक प्रयोग किए हैं एवं अनेक नए माध्यम की उसने खोज की है। इन खोजों के कारण आज की कला और दर्शक के बीच कोई बेचैनी एवं निराशा का भाव नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। कला कोई प्रतिकृति या इमिटेशन नहीं है, नकल नहीं है, अतः यह फोटोग्राफी से भिन्न कही जाती है। भारत में इसे योग साधना माना गया है। अगर प्राचीन ग्रंथों को उठा के देखें तो कला को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसे योग साधना माना गया है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वह हमारी काल्पनिक शक्ति, आदर्श प्रियता एवं सृजन शक्ति से युक्त है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं, विचार पद्धति होने के कारण होती है। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और कला का नया नया रूप सामने आता है तथा नए मानदंड स्थापित होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो कला है ये कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि कार्य में कुशलता ही कला है। अगर इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो कलाओं की कोई गिनती ही नहीं है। हर कार्य जो कुशलता से किया जा रहा है वो कला के दायरे में आ गया। लेकिन ये तो बहुत विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए हम कामसूत्र पे चर्चा करते हैं। कामसूत्र कहता है कि कलाएं 64 होती हैं, अर्थात कामसूत्र ने कलाओं को वर्गीकृत करके 64 कलाओं को 64 कलाएं गिनी हैं। लेकिन 64 कलाएं भी क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी विस्तृत हो जाती है। तो हम अध्ययन करते हैं ललित कलाओं का। तो ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं। ये 5 कलाएं हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत एवं काव्य। अर्थात वर्गीकरण करने पर मुख्य रूप से ये 5 कलाएं कला के दायरे में स्पष्ट रूप से मानी गई हैं। पहली चित्रकला, दूसरी मूर्तिकला, तीसरी स्थापत्य कला, चौथी संगीत और 5वीं काव्य। इनमें प्रथम 2 रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनका क्षेत्र चाक्षुष रूप सृजन है, अर्थात विजुअल फॉर्म है, जिनको कि आंखों से देखा जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इन दोनों में बहुत ही सामीप्य रहा है और इसी कारण से रूपप्रद कला में भी हम इन दोनों ही की गणना करते हैं। इनके मूल आधारों एवं सिद्धांतों में भी सामीप्य है। किनके? इन 2 कलाओं के, जिनमें है चित्रकला और मूर्तिकला। इसी कारण से भारतीय शिल्पशास्त्रों में चित्र व मूर्ति निर्माण के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने अभी रूपप्रद शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत आती है। तो रूपप्रद का शाब्दिक अर्थ है रूप प्रदान करने वाला, अर्थात ऐसी कलाएं जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार रूप दे दिया जाए जिसमें पदार्थ अपना अस्तित्व खोकर अन्य रूप में ही समाहित हो जाए। जैसे मिट्टी से मानवाकृति बनाने पर मिट्टी का अस्तित्व मानवाकृति में विलीन हो जाता है। जैसे पत्थर, एक पत्थर है
पत्थर को घड़कर मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो पत्थर का अस्तित्व एक मूर्ति में बदल जाता है। अर्थात पत्थर जो एक पदार्थ है अपना अस्तित्व खोकर मूर्ति में समाहित हो गया। रूपप्रद को इंग्लिश में प्लास्टिक भी कहा जाता है, प्लास्टिक आर्ट भी इसे कहते हैं। अंग्रेजी शब्द प्लास्टिक एक पदार्थ विशेष के नाम के रूप में जाना जाता है, परंतु प्लास्टिसिटी एक गुण है जिसका अर्थ पदार्थ का रूप ग्रहण करने की क्षमता है। अर्थात चित्रकला जिसमें रंग विभिन्न रूप ग्रहण करते हैं तथा मूर्तिकला जिसमें पत्थर, प्लास्टर, लकड़ी आदि विभिन्न रूप ग्रहण करते हैं, प्लास्टिक अथवा रूपप्रद कलाएं मानी जाती हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे सुनिए और समझिए। कल हम चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।